नमस्कार, परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है भारतीय पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। आज के टॉपिक में हम लोग पुनर्जागरण के कारण और भारतीय पुनर्जागरण में प्राच्यवादियों, भारतीय विद्वानों, विदेशी विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है उसको देखेंगे। राजा राम मोहन राय के जीवन, उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें, पत्रिकाओं तथा उनके विचार को देखेंगे। ब्रह्म समाज के सिद्धांत, सुधार एवं ब्रह्म समाज में कैसे विभाजन हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर हम भारतीय पुनर्जागरण की बात करते हैं कि किस प्रकार से भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है, तो जब से अंग्रेज या यूरोपीय लोग भारत में आने लगे हैं, तो पश्चिमी जो ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है और बुद्धिवाद, मानववाद का जो प्रभाव भारतीय समाज एवं राजनीति पर तभी से पड़ना शुरू हो गया था। तो वहाँ के लोगों ने भारत में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों, आर्थिक या सामाजिक जो यहाँ पर गतिरोध थे, उनको तोड़ने का प्रयास किया और समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों का यूरोपीय लोगों ने शुरुआत में तो मजाक के रूप में या निंदा के रूप में इनका उपहास किया, परंतु जो अन्य बहुत सारे प्राच्यवादी विद्वान थे, उन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का बहुत गहराई से अध्ययन करके इसकी प्राचीनता और इसके गौरव के विषय में भारतीय तथा अन्य यूरोपीय लोगों को भी जागरूक किया। तो पाश्चात्यवाद का जो प्रभाव, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति, वैज्ञानिक ज्ञान, इसका जो प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा, तो एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है भारतीय पुनर्जागरण में। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार भारतीय लोगों में हुआ, उसकी वजह से अंग्रेजी में जितने भी साहित्य थे या पुस्तकें थी, रचनाएँ थी, उनका अध्ययन आसानी से भारतीय लोगों ने किया और अध्ययन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास भारतीयों को हुआ। 1813 का जो चार्टर अधिनियम पारित हुआ था, उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में व्यापार करने की ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार करने की छूट मिली थी। इसकी वजह से उन्होंने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की प्रक्रिया को भारतीय समाज के गरीब वर्ग, चाहे वह हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, उनको ईसाई बनाने में लगा दिया। इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम समाज ने प्रतिक्रिया के रूप में ईसाई मिशनरियों का विरोध किया तथा अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों में सुधार के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। और इसमें प्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि आधुनिक प्रेस की भारत में जब स्थापना होती है, तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का यहाँ पर छपाई और उसका प्रिंटिंग प्रारंभ हो जाता है। इसकी वजह से पुस्तकों का जो मूल्य है वह कम रहता है और उसके बाद बहुत सारी पुस्तकों का देसी भाषाओं में अनुवाद, भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने की वजह से यह सभी लोगों के पढ़ने के लिए आसानी से उपलब्ध थी, जिसकी वजह से भारतीय सभ्यता या यूरोपीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान के विषय में वे आपस में बात करके और अच्छी बातों का भी लोग किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति से ग्रहण करने का प्रयास करने लगे। और इसके बाद जो प्रबुद्धवादी भारतीय वर्ग रहा, जो शिक्षित वर्ग था, उसने खास करके हिंदुओं ने उसमें जाति-पात और अंधविश्वास जो थे भारतीय समाज में व्याप्त थे, चाहे वह धर्म के रूप में हो या फिर सामाजिक जो बुराइयाँ थी, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सबको तोड़ने का प्रयास किया और इनकी आलोचना की और इनको समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए। अरविंद घोष जो हैं, इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण नामक एक पुस्तक में भारतीय पुनर्जागरण की तुलना यूरोपीय पुनर्जागरण से न करके कैथोलिक पुनर्जागरण से की है, क्योंकि यूरोपीय जो पुनर्जागरण है वह अतीत पर बहुत ज़्यादा बल देता था, ठीक? अतीत पर बल देता था
यानी उसका सब कुछ अतीत में ही था। वे लोग अतीत की चीज़ों को बहुत बड़े पैमाने पर भविष्य में भी लागू करना चाहते थे। जबकि भारतीय पुनर्जागरण जो था, वह अतीत पर जोर देता था, परंतु वर्तमान और आधुनिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व देता था। अतीत की सभ्यता एवं संस्कृति से सीख लेते हुए नवीन भारत के निर्माण के लिए यह जोर देता था। तो हम लोगों ने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस से भारतीय पुनर्जागरण में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ईसाई मिशनरियों ने भारतीय शिक्षा में व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन किया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया तथा धर्म परिवर्तन जब लोगों का किया जाने लगा, तो भारतीय हिंदू या मुस्लिम वर्ग ने प्रतिक्रिया के रूप में अपने समाज में लोगों को जोड़ने का और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास शुरू किया और अंग्रेजी शिक्षा ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर हम लोग जो प्राच्यवादी विद्वान थे भारत में, उनके विषय में देखेंगे, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनता है, तो इसको भी पढ़ना आवश्यक है। पहला जो संस्थागत प्रयास माना जाता है, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, वह वारेन हेस्टिंग्स के समय माना जाता है, जिन्होंने प्राच्य शिक्षा में पहल की। इनके समय 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था अंग्रेजी भाषा में। पुस्तक का जो नाम था ए कोड ऑफ जेंटुला, ठीक? इसका अनुवाद किसने किया था? नेथनियल ब्रासा हालहेड द्वारा, ठीक? नेथनियल ब्रासा हालहेड द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक? यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखिएगा। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में होती है और इस सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी, प्रकाशित होती थी, उसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेज, जो भारत के स्वर्णिम अतीत यानी भारत की गौरवशाली अतीत प्राचीन ज्ञान का प्रकाशन करती थी। बाद में इसका नाम रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल रखा गया, ठीक? रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका नाम बाद में कर दिया गया था। इस समय जो प्रमुख विद्वान थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया था। तो चार्ल्स विल्किंस इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है। इन्होंने 1779 में संस्कृत व्याकरण को लिपिबद्ध किया था। 1784 में इन्होंने भगवद गीता का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया था और इस पुस्तक का, भगवद गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, इसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। 1787 में इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया, ठीक? 1787 में इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण विद्वान हैं, विलियम जोन्स हैं। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक का लेखन किया, ठीक? अनुवाद किया उसका, अभिज्ञान शाकुंतलम का। 1792 में गीत गोविंदम का और उसके बाद फिर मनुस्मृति का अनुवाद इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किया, ठीक? यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। 1776 में जो मनुस्मृति का अनुवाद हुआ था, उसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटुला, नेथनियल ब्रासा हालहेड के द्वारा। जबकि विलियम जोन्स ने जो मनुस्मृति का अनुवाद किया था, उसका नाम उन्होंने रखा था इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। आगे देखते हैं, इन प्राच्यवादियों ने क्या किया फिर? अभी अनुवाद तो हम लोग देख रहे थे, इसमें बहुत सारे और भारी मात्रा में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया गया था, जिसमें एच विल्सन के द्वारा 1813 में मेघदूत का, विष्णु पुराण का और ऋग्वेद का अनुवाद किया गया था। एच विल्सन जो है 1832 में यह ऑक्सफोर्ड में संस्कृत के आचार्य बनते हैं। एक जर्मन विद्वान थे मैक्स मूलर, इन्होंने ऋग्वेद का एक संस्करण निकाला था जिसका नाम था सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, ठीक? सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, यह मैक्स मूलर द्वारा ऋग्वेद का संस्करण था, अनुवाद किया गया था। थियोडर वैनेफ जो हैं, थियोडर वैनफे ने सामवेद का अनुवाद किया। रुडोल्फ रोथ ने वेदों का साहित्य एवं इतिहास नामक पुस्तक लिखी। सेंट पीटर्सबर्ग लेक्सिन ने संस्कृत जर्मन कोश का निर्माण किया। आर्टो होटलिंग व रुडोल्फ राथ द्वारा क्या कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग लेक्सिन संस्कृत का जर्मन कोश जो है संस्करण बनाया गया था।
अगर हम यूरोप की बात करेंगे कि यूरोप में संस्कृति का कैसे प्रसार हुआ, तो संस्कृत जो भाषा है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो हैं, यह संस्कृत यूरोप में संस्कृत पढ़ाने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। फ्रेडरिक सेल्गेल जो हैं, जर्मनी के प्रथम संस्कृत ज्ञाता थे। फ्रांस में 1814 में विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत में आचार्य के पद का सृजन किया गया, यानी आचार्य के पद को यहाँ पर बनाया गया था और इसमें पहली नियुक्ति जो थी लेनार्ड डी चेजी की गई थी, ठीक? तो इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रांस में जो विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत पढ़ाने के लिए आचार्य के पद का सृजन 1814 में और लेनार्ड डी चेजी जो हैं, यह पहले व्यक्ति आचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे। अब देखते हैं भारतीय विद्वानों को, जिनमें आज की क्लास में हम लोग राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज को देखेंगे। इनको कई उपाधियां प्राप्त हुई थी और इन उपाधियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी एक उपाधि थी आधुनिक भारत के पिता, नवजागरण के अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, ठीक? इनकी उपाधियां थी, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक? क्या-क्या उपाधियाँ हैं? आधुनिक भारत के पिता, नवजागरण के अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, ठीक? तो इसको ध्यान में रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था, ठीक? सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति बताया था, ठीक? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राजा राम मोहन राय भारत में आधुनिक युग का इन्होंने सूत्रपात किया था। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक? राजा की उपाधि 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर, जो कि हुगली बंगाल में स्थित है। पिता का नाम रमाकांत राय राया इनकी एक उपाधि थी, यानी पिता जो थे रमाकांत इनका नाम था, राय राया इनकी उपाधि थी और यही उपाधि राजा राम मोहन राय को भी मिली। इन्होंने पटना में अरबी एवं फारसी तथा वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक? पटना में अरबी फारसी सीखी, वाराणसी में संस्कृत सीखा और 1787 ईस्वी में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए कहाँ पर गए थे? 1787 में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए तिब्बत गए थे, ठीक? तो इसको ध्यान में रखिएगा। इनको लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था, ठीक? लगभग इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, फ्रांसीसी आदि भाषाएं थी। 1813 से 14 के बीच में 1803 से 14 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी जो थे, उनके अधीन में इन्होंने दीवान के रूप में कार्य किया था। आगे देखते हैं। 1815 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण संगठन आत्मीय सभा की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। आत्मीय सभा 1815 में इसकी स्थापना की गई है। आत्मीय सभा 1815 में। कहाँ पर? कलकत्ता में इसकी स्थापना। उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद और समाज सुधार यानी सती प्रथा का विरोध। 1816 में वेदांत सोसाइटी ईसा मसीह के नैतिक उपदेशों पर चर्चा के लिए। 1817 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की, जो कि बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक? बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1821 में इन्होंने यूनिटेरियन सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स के साथ मिलकर के की। 1825 में वेदांत कॉलेज भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा के समन्वय के लिए इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। तो यह जो संस्थाएं हैं, इसको क्रम से पूछता है, ठीक? क्रम में करिए। तो कब-कब स्थापना इनकी हुई है, ध्यान में रखिएगा। आत्मीय सभा 1815, वेदांत सोसाइटी 1816, हिंदू कॉलेज 1817 जो कि बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, यूनिटेरियन सोसाइटी 1821 और वेदांत कॉलेज 1825 में। इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक 1820 में लिखी और ईसा मसीह को चमत्कारिक न मानकर आस्तिक व्यक्ति माना। इसको लेकर के विवाद हुआ, तो जॉन डिग्बी ने इस पुस्तक को 1823 में लंदन से प्रकाशित करवाया था, ठीक? तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में इनकी द्वारा प्रकाशित पुस्तक थी।
1828 ईस्वी में इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। कब? 20 अगस्त 1828 को। पहले इसको ब्रह्म सभा कहा जाता था। ठीक, पहले ब्रह्म सभा कहा जाता था, यानी गॉड सोसाइटी। बाद में इसको ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। इस समाज के सहयोगी संस्थापकों में ताराचंद चक्रवर्ती, जो कि प्रथम सचिव थे, और चंद्रशेखर देव शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना एवं सर्वधर्म एकता को बनाना। प्रमुख सिद्धांत क्या थे? एकेश्वरवाद, यानी एक देवता यानी एक ब्रह्म की उपासना का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इन्होंने मंत्र जो दिया, ओम तत्सत का मंत्र इन्होंने दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद का विरोध किया, और जीवात्मा की अमरता में विश्वास किया, और कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर मौन रहे। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जीवात्मा की अमरता में तो इन्होंने विश्वास किया कि जीवात्मा अमर है, परंतु कर्म एवं पुनर्जन्म पर इन्होंने कोई भी बात नहीं कही। इन्होंने वेदों और 5 उपनिषदों एस, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य को प्रामाणिक माना है। ठीक, वेदों को प्रामाणिक माना है, 5 उपनिषदों को ईश, केन, कठ, मुंडक और मांडूक्य को प्रामाणिक रचना मानी गई इनके द्वारा। ठीक, ब्रह्म समाज के द्वारा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। यह एक अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था थी। कौन सी? ब्रह्म समाज। ठीक, ब्रह्म समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए। तो प्रेरणा कहाँ से मिली? राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों को लेकर के। तो 1811 में इनकी भाभी का नाम था अलका मंजरी। इनके भाई की जब मृत्यु हो जाती है तो अलका मंजरी को सती होना पड़ा, जिससे इनको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। इन्होंने विरोध किया, परंतु उस समय का समाज ऐसा था कि इनकी बात को नहीं सुना गया। 1818 में इन्होंने पहला लेख लिखा। 1819 में इन्होंने काशीनाथ तर्कवागीश से शास्त्रार्थ किया था, और उसमें विजयी भी हुए थे। ठीक, शास्त्रार्थ किया था 1819 में सती प्रथा को लेकर के। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को, ठीक, 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य सुधार भी किए, जैसे पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन दिया। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जाति प्रथा, छुआछूत, बहुविवाह और पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। इन्होंने महानिर्वाण तंत्र के शैव विवाह यानी अंतरजातीय विवाह को अपनाने का सुझाव दिया था। इनके द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें और पत्रिकाओं का हमें अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली की साप्ताहिक पत्रिका थी, यह प्रथम भारतीय संचालन यानी भारतीय व्यक्ति के द्वारा पहली पत्रिका का संचालन संवाद कौमुदी का राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में इसको बुद्धि दर्पण कहा जाता है, इसका पब्लिकेशन शुरू किया। ब्रह्मनिकल मैगजीन का अंग्रेजी भाषा में इन्होंने संपादन किया। बंगदूत 1829 में हिंदी, बंगाली और फारसी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को लेकर के जो विरोध किया जा रहा था कि सती प्रथा समाप्त होनी चाहिए, उसको लेकर के भवानी चरण बंदोपाध्याय जो हैं, इन्होंने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और राजा राम मोहन राय का विरोध किया। और इन्होंने कहा कि सती प्रथा जो चल रही है यह भारतीय संस्कृति का अंग है और इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। यानी सती प्रथा की समाप्ति का विरोध किसने किया था? भवानी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने उनकी आलोचना की सती प्रथा को लेकर के, और इस पत्रिका का प्रकाशन किया। किसने? भवानी चरण बंदोपाध्याय ने।
राजा राम मोहन राय ने तोहफ़ात उल मुआहिदीन जो है 1804 में एक स्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक फ़ारसी भाषा में लिखी। वैदिक फिजिक्स 1804 में इन्होंने लिखा। इसमें हिंदुइज़्म शब्द का प्रयोग किया गया। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1822 में और मनाजारतुल अदयान जो फ़ारसी भाषा में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। राजनीतिक विचार की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने 1821 में हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के समक्ष भारतीय संसाधनों के दोहन का मुद्दा उठाया था। यही विचार जो आगे चल कर के धन निकासी सिद्धांत में परिवर्तित हो गए। यानी आप मान सकते हैं कि धन निकासी का जो सिद्धांत है, यह पहले बार राजा राम मोहन राय के द्वारा 1831 में उठाया गया था। इन्होंने सुझाव दिया था कि जो धन है, भारतीय धन है, इसको बाहर जाने से रोका जाए। इसके लिए यूरोपीय लोगों को भारत में अस्थायी रूप से बसने के लिए कहा गया, ठीक? राजा राम मोहन राय ने कहा कि जो यूरोपीय लोग हैं, यहाँ के धन को लेकर के ब्रिटेन चले जा रहे हैं, उनको रोका जाए कि वे वहाँ ना जाए, बल्कि यहीं पर भारत में ही बसें। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी आवाज़ उठाई। 1823 के प्रेस एक्ट का इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने जूरी एक्ट 1826 का विरोध किया और शक्तियों के पृथक्करण पर बल दिया, ठीक? तो न्यायिक सुधार को लेकर के इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीयतावाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने राष्ट्रों की संसद और पासपोर्ट की समाप्ति का सुझाव दिया। यानी विभिन्न राष्ट्रों को मिलाकर के एक संसद का निर्माण किया जाए और सभी राष्ट्रों का समान महत्व हो। 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय जो हैं, इनकी पेंशन रोक दी जाती है, ठीक? अकबर द्वितीय की पेंशन अंग्रेज़ों के द्वारा रोक दी जाती है। तो अकबर द्वितीय ने पेंशन को लागू करने के लिए इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय को भेजा। तो समुद्र पार करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय को माना जाता है। जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो वहीं पर 27 सितंबर 1823 को ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं ब्रिस्टल में इनको दफना दिया जाता है इंग्लैंड में और इनकी जो समाधि है वहाँ पर हरिकेली नाटक अंकित किया गया, ठीक? हरिकेली जो नाटक है उसके कुछ पंक्तियों को अंकित किया गया है। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का सारा दारोमदार देवेंद्रनाथ टैगोर पर आ जाता है, ठीक? तो राय की मृत्यु के बाद द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ली और नेतृत्व संभाला, ठीक? तो इसके पहले ब्रह्म समाज का जो संगठन या संचालन करने वाले थे रामचंद्र विद्यावागीश ही थे, ठीक? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, ठीक? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी, ठीक? जिसको पहले तत्वरंजनी सभा भी कहा जाता था। यह तत्वबोधिनी सभा का एक मुख्य पद था, उसका नाम था तत्वबोधिनी, ठीक? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका प्रकाशन किया था। 1842 में इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया, ठीक? तत्वबोधिनी सभा का विलय 1842 में ब्रह्म समाज में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेंद्र लाल मित्र और अक्षय कुमार दत्त जुड़े हुए थे। इन्होंने कहा था देवेंद्रनाथ टैगोर ने कि भारतीय सभ्यता या समाज में धीरे-धीरे सुधार किया जाना चाहिए। यानी इनकी नीति थी कि धीरे चलो, सुधारों को जल्दबाजी में न लागू किया जाए, ठीक? इन्होंने ब्रह्मोधर्म नामक एक पुस्तक जो कि संस्कृत ग्रंथों पर टिप्पणी मानी जाती है की रचना की थी, ठीक? तो ब्रह्मोधर्म इनकी पुस्तक थी। आगे देखते हैं। अब आते हैं केशव चंद्र सेन। 1862 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य नियुक्त किया था ब्रह्म समाज, ठीक? ब्रह्म समाज के आचार्य के पद पर 1862 में केशव चंद्र सेन की नियुक्ति देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय समाज बनाया, अखिल भारतीय संगठन बनाया। इसकी शाखाएं मद्रास, पंजाब और यूपी में खोली गई। 1860 में संगत सभा की स्थापना की गई आध्यात्मिक चर्चा के लिए। ईसाई धर्म और अन्य शास्त्रों के पाठ के समर्थक अ, केशव चंद्र सेन थे। इन्होंने लॉज ऑफ लाइफ पुस्तक को लिखा था। इन सब सिद्धांतों को लेकर के केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर तथा अन्य लोगों में
विरोध होने लगा, तो केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने विभिन्न प्रकार के गतिविधियों, जैसे ईसाई धर्म की पुस्तकों का पाठ, मुस्लिम धर्म की पुस्तकों का पाठ करना शुरू कर दिया था सभा में। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको हटा करके आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो व्यक्ति केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जुटे, उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज नामक संगठन की स्थापना की। ठीक, तो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक माने गए, जो कि सार्वभौमिक और प्रगतिशील माना गया, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा हिंदू धर्म के समर्थन के रूप में हो गया। ठीक, तो ब्रह्म समाज का विभाजन 1866 में हुआ। एक संगठन हुआ आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, दूसरा बना केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज। तो यह प्रथम विभाजन माना जाता है। विभाजन क्यों हुआ था? केशव चंद्र सेन के उग्र सुधारवादी विचारों के कारण। इन्होंने यज्ञोपवीत को त्याग दिया था, अन्य धर्मों का समावेश कर दिया था ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में। तो मैंने बताया, आदि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के समर्थक देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज प्रगतिशील विचारों और सार्वभौमिक धर्म के रूप में केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू किया गया। केशव चंद्र सेन ने विभिन्न प्रकार के तत्कालीन समय में भारतीय बुराइयों, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जिसमें ब्रह्म विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 को भी माना जाता है। ठीक, इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म मंदिर की स्थापना 1869 में की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया था 1870 में, इंग्लैंड की यात्रा के बाद। इन्होंने सुलभ समाचार पत्र, ठीक, सुलभ समाचार पत्र एक पैसे का अखबार था, सबसे सस्ता माना जाता था, वामा बोधिनी महिलाओं के लिए। ठीक, तो दो समाचार पत्र, सुलभ समाचार पत्र और वामा बोधिनी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। महिलाओं के बाल विवाह और बहु विवाह को रोकने के लिए केशव चंद्र के सेन के प्रयासों से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम को पारित किया। इसमें क्या प्रावधान थे? बाल विवाह और बहु विवाह को प्रतिबंधित किया गया। विवाह की जो न्यूनतम आयु थी, लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई। विधवा विवाह, पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। ठीक, अब जो साधारण जो ब्रह्म समाज के अंतर्गत केशव चंद्र सेन का गुट जो था, उसमें भी बाद में दूसरा विभाजन होता है 1878 में। ठीक, अब बनता है साधारण ब्रह्म समाज। विभाजन क्यों हुआ था? केशव चंद्र सेन ने 1872 का जो ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था, उसको, उसके नियमों को तोड़ दिया। कैसे? इन्होंने अपनी भी एक पुत्री थी 13 वर्ष की, उसका विवाह वैदिक रीति रिवाज से कूच बिहार के राजा से कर दी। ठीक, इसकी वजह से इनके जो अनुयायी थे, उन्होंने विरोध कर दिया कि आपने जो नियम बनवाया, अपने स्वार्थों के लिए खुद ही नियम तोड़ रहे हो। असंतुष्ट जो गुट था, उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में की। इसके नेता प्रमुख जो थे, प्रमुख व्यक्तित्व जो थे, आनंद मोहन बोस प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन लोगों ने मिलकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। केशव चंद्र सेन ने नव विधान 1880 में नव विधान नामक संगठन की स्थापना की, और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु जब हुई, तो मैक्स मुलर ने इनको भारत कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। ठीक, तो यह कथन ध्यान में रखिएगा। मैक्स मुलर ने इनके संबंध में कहा था, मृत्यु जब इनकी होती है, कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। अब इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, और जो ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के, उसका प्रभाव क्या हुआ, इसको देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के प्रभाव, खास करके केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जब ब्रह्म समाज का विस्तार हो रहा था, तो वेद समाज की स्थापना हुई थी मद्रास में। ठीक, मद्रास में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापना की गई थी वेद समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में 1867 में।
आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बाद में एन.जी. रानाडे और आर.जी. भंडारकर जो हैं इससे जुड़ते हैं। लाहौर में 1863 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ठीक? उसको ध्यान में रखिएगा। वेद समाज, प्रार्थना समाज, यह जो संगठन है इनकी स्थापना की प्रेरणा ब्रह्म समाज से ही मिली थी। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा पर निर्णायक प्रहार किया और इनको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों से विभिन्न प्रकार के नियमों को लागू करवाया। धार्मिक रूप से अगर हम देखेंगे तो इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया और तर्क के द्वारा धर्म को अपनाने का जोर दिया। राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय पूर्व एवं पश्चिम के सेतु के रूप में माने जाते हैं और इन्होंने संवैधानिक आंदोलनों की नींव रखी। यह आंदोलन आधुनिक भारत के निर्माण में नींव का पत्थर साबित हुई। यानी संवैधानिक दायरे में रहते हुए इन्होंने विभिन्न प्रकार के नियमों को भारतीय समाज में लागू करने का प्रयास किया अंग्रेजों के द्वारा, जैसे कि सती प्रथा को आप देख सकते हैं। आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लासेज आपको अच्छी लगी होंगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दिया कीजिए। तो मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।